नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेस में। साथियों, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआती जानकारियों को, यानी कि साथियों शुरुआत की जो जानकारियां होती हैं इस वंश की स्थापना, इस वंश की जो शाखाएं और साथियों इस वंश के प्रतापी शासक जो कि साथियों शुरुआत में होते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथियों कल की अंतिम कड़ी में यानी कि साथियों कल का अंतिम शासक हमारा बनता है नागभट्ट। तो देखिए साथियों, नागभट्ट के बारे में हमने सारी जानकारियां कवर करी थी कि भाई ये कौन था, इसने कौन सी शाखा की स्थापना करी थी। तो साथियों नागभट्ट के बारे में जानकारी एक बार फिर से लेते हैं हम, देखिए बेसिक जानकारियां। तो साथियों नागभट्ट के द्वारा जालोर शाखा की स्थापना करी जाती है, यानी कि साथियों जो जालोर और भीनमाल जो शाखा होती है साथियों, इसकी स्थापना भी एक तरीके से उसी के द्वारा करी जाती है। साथियों अगर बात करते हैं नागभट्ट के बारे में, तो साथियों नागभट्ट के बारे में कहा जाता है कि भैया एक तरीके से संतानविहीन व्यक्ति था। साथियों इसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो साथियों बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी की। तो देखिए साथियों इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था कक्कुक को। अब साथियों कक्कुक कौन है, तो कक्कुक साथियों इसका भतीजा है। और साथियों कक्कुक की शादी किसके साथ करवाता है यह, तो साथियों ये शादी करवाता है अपने राष्ट्रकूट शासक दांतीदुर्ग की पुत्री भूमि देवी के साथ में। तो साथियों अब देख सकते हैं कि भाई नागभट्ट के पश्चात में उत्तराधिकारी साथियों कौन है, कक्कुक है। तो साथियों कक्कुक नागभट्ट के पश्चात में शासक बनता है। अब साथियों बात करेंगे आज की इस क्लास से जानकारियों की। तो देखिए साथियों हमने कल की क्लास को डिस्कस कर लिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज साथियों आप उसे देख सकते हैं, ताकि साथियों उस सारी जानकारियां आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। क्योंकि साथियों हमने पूरी डिटेल में पूरी तरीके से साथियों उन सभी जानकारियों को डिस्कस किया है कल की क्लास में। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। साथियों नागभट्ट के बारे में हमने वापस से एक बार बेसिक जानकारियां कवर करी, छोटी सी जानकारियां। तो देखिए साथियों हमने जाना था इसका उत्तराधिकारी कौन आता है। साथियों इसका उत्तराधिकारी आता है कक्कुक, हमारा कक्कुक। तो साथियों कक्कुक के बारे में कहा जा सकता है कि भाई कक्कुक कौन है, तो साथियों यह नागभट्ट का भतीजा है। और साथियों इसमें कहा गया है कि भाई नागभट्ट का भतीजा और उत्तराधिकारी। साथियों देखिए उत्तराधिकारी का मतलब मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि भाई एक शासक होता है, उसके पश्चात में साथियों जो कि गद्दी पर बैठता है साथियों वह उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। तो साथियों यहाँ पर ये भतीजा है और साथियों उत्तराधिकारी का पद भी ये इसे ही मिलता है, यानी कि साथियों नागभट्ट के पश्चात शासक बनता है हमारा कक्कुक। अब साथियों बात करते हैं कक्कुक के बारे में जानकारियों की। तो साथियों कक्कुक कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं है साथियों, परंतु कक्कुक के द्वारा एक बेहतरीन कार्य करवाया गया था। तो साथियों वो कौन सा कार्य है, तो देखिए साथियों अपने राजस्थान प्रदेश की बात हो रही है। तो साथियों इसने राजस्थान के दूसरे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले दूसरे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। साथियों कौन सा वो स्तंभ था, तो साथियों कक्कुक के द्वारा मंडोर में एक विजय स्तंभ बनवाया गया है। साथियों कहाँ पर है यह, तो मंडोर जोधपुर में पड़ता है। और साथियों जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में यह विजय स्तंभ हमारे को देखने को मिलता है। साथियों अगर बात करते हैं उन विजय स्तंभों के बारे में जो कि इसके अलावा साथियों बनाए गए थे, तो साथियों हमारा राजस्थान में 3 हमारे को देखने को मिलते हैं विजय स्तंभ। साथियों अगर एग्जाम में आए कि राजस्थान में कितने विजय स्तंभ हैं, तो साथियों आपको 3 आंसर करना होगा, क्योंकि साथियों 3 जो प्रमुख विजय स्तंभ साथियों हैं। तो देखिए पहला स्तंभ बनवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। साथियों समुद्रगुप्त के द्वारा पहला स्तंभ बनवाया जाता है। साथियों कब बनवाया जाता है, तो साथियों इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके काल में साथियों हो सकता है बनवाया गया हो। साथियों कहाँ पर है, तो यह भरतपुर में बनवाया गया था। साथियों सेकंड आता है कक्कुक के द्वारा बनवाया गया। साथियों कक्कुक कौन है, तो आपको पता है साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों कक्कुक के द्वारा मंडोर क्षेत्र में बनवाया जाता है। अब साथियों इसके पश्चात में सबसे ज़्यादा साथियों जो नया एक तरीके से जो विजय स्तंभ साथियों हैं, तो वह बनवाते हैं राणा कुंभा। साथियों राणा कुंभा इसे चित्तौड़ के दुर्ग में निर्मित करवाते हैं। साथियों कहा जाता है कि जो कुंभा के द्वारा सारंगपुर की जो विजय हुई थी साथियों, उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। साथियों एग्जाम में कई बार बनता है क्वेश्चन, तो हमारे लिए साथियों यही एक इंपॉर्टेंट जो बनता है, परंतु हमने इन 2 को भी डिस्कस किया है। तो साथियों आप इसे नोट करते हुए आगे बढ़िए। और साथियों मेरी आशा रहेगी जो जानकारियां मैं आपको प्रदान कर रहा हूं वो बहुत ही बेहतरीन है और आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो साथियों प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए। अगर आप क्लास में आए हैं तो प्लीज़ साथियों क्लास को पूरा देखा कीजिए, जिससे कि साथियों आपको पूरी जानकारियां प्राप्त हो। साथियों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक तरीके से त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में, जो भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट संघर्ष होता है एक तरीके से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से साथियों। तो साथियों बने रहिए क्लास के अंतर्गत। हम जो साथियों बेहतरीन जानकारियां हैं जो कि इस संघर्ष से हमारे लिए बनती हैं, उन सभी को हम पूरी डिटेल में पूरी तरीके से साथियों डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों अब बात होती है राणा कुंभा के बारे में। तो देखिए हमने जाना था कि भाई इसने एक तरीके से राज्य का तीसरा जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब साथियों बात होती है आगे की। देखिए यहाँ पर वत्स राज साथियों शासक आते हैं। अब ये कौन होता है साथियों, तो यह कक्कुक के पश्चात में आने वाला शासक होता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर कहा गया है कि भाई यह प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था, वह प्रतापी शासक था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई वत्सराज के बारे में कहा गया है कि भाई यह प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक और प्रतापी शासक है, यानी कि साथियों वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो एक तरीके से इसने इस वंश की स्थापना करी थी। साथियों किस प्रकार से करी थी, तो देखिए इसने एक तरीके से बहुत सारे युद्ध लड़े थे साथियों। एक तरीके से प्रतिहार वंश को एक
जो एक साम्राज्यवादी वंश के तौर पर स्थापित किया था। तो साथियों अपनी इस विशेषताओं के कारण ही इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। साथियों बात करते हैं इसकी उपलब्धियों की, माफ करिएगा इसकी उपाधियों की। तो देखिए साथियों हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई इसकी जो उपाधियाँ साथियों बहुत ही प्रमुख उपाधियाँ हैं और एग्जाम में कई बार बनी हैं। तो साथियों आपको लिखा हुआ मिलता है कि भाई रणहस्तिन। देखिए पहली उपाधि इसकी है रणहस्तिन। तो साथियों इसका मतलब क्या निकलता है, यानी कि रण में हाथी के समान। तो साथियों आपको एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई किस शासक ने रणहस्तिन की उपाधि ग्रहण करी थी। तो हमारे जो वतसराज साथियों हैं, प्रतिहार वंश का शासक है, इसके द्वारा ग्रहण करी गई थी। साथियों रणहस्तिन का मतलब हमने जाना है कि भाई रण में हाथी के समान। तो साथियों आपको एग्जाम आगे जानकारी मिलेगी कि भाई किस प्रकार से इन्होंने एक तरीके से रण में या फिर रण के मैदान में हाथी के समान भूमिका निभाई थी। साथियों बात करते हैं अगली एक तरीके से उपाधि की, तो हमारी होगी सम्राट की उपाधि। देखिए साथियों यह प्रतिहार वंश का पहला शासक है जिसने एक तरीके से सम्राट की उपाधि ग्रहण करी थी। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई प्रतिहारों में प्रथम। तो साथियों आपको इसे पूरी तरीके से लिखना होगा कि भाई यह प्रतिहारों में प्रथम शासक था जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों अगली उपाधि इनके बारे में बनती है जयवराह। तो साथियों इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस करवाई है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। साथियों जयवराह एक उपाधि है इनके द्वारा ग्रहण करी गई थी जो कि हमने डिस्कस कर ली है। अब साथियों बात करते हैं आगे की जानकारियों की। तो देखिए साथियों इनके काल में बहुत सारी रचनाएं करी गई थी और साथियों बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो साथियों मैंने लिखा है पश्चिमी भारत में सबसे प्राचीन जैन व सूर्य मंदिर जो कि साथियों हमारे ओसिया के मंदिर हैं, जो कि हमारे मंडोर, माफ कीजिएगा ओसिया जोधपुर क्षेत्र में पड़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा है कि वे पश्चिम भारत के सबसे प्राचीन जैन व सूर्य मंदिर ओसिया मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो साथियों किसने करवाया था, तो वतसराज साथियों जो कि इस वंश का प्रतापी शासक है, इस वंश का एक तरीके से वास्तविक संस्थापक है। तो उसके द्वारा साथियों जो ओसिया के जो जैन मंदिर साथियों हैं, जैन मंदिर और सूर्य मंदिर, उनका निर्माण करवाया गया था। साथियों आगे बात करेंगे देखिए जानकारियों की। तो देखिए साथियों जानकारी मिलती है कि भाई इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं करवाई गई थी, यानी कि साथियों इनके काल में कौन कौन सी जो बेहतरीन रचनाएं होती हैं उनकी रचना करी गई थी। तो साथियों यहाँ पर लिखा है वतसराज के काल की प्रमुख रचनाएं हैं या फिर वतसराज के काल की रचनाएं। तो साथियों पहली रचना है कोवल्य नामा। साथियों आपको पता है कि भाई यह जैन ग्रंथ है और इसकी रचना करी थी साथियों उदोतन सूरी के द्वारा। साथियों यह रचनाकार का नाम है और इधर रचनाएं मैंने लिखी है। साथियों अगली रचना बनती है हरिवंश पुराण। तो साथियों जिन सेन सूरी के द्वारा इसकी रचना करी जाती है। और साथियों अगली जो एक तरीके से जो प्रमुख रचना है साथियों, तो वह बनती है हमारे लिए वली प्रबंध। तो साथियों आप इसे तीनों रचनाओं को नोट कीजिए। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, कई बार इनके लेखकों से संबंधित जानकारियां बनती हैं। तो साथियों कोवल्य नामा एक जैन ग्रंथ है, तो इसकी रचना करी थी साथियों जैन संत उदोतन सूरी के द्वारा। साथियों अगली जानकारी हमारे लिए हरिवंश पुराण। तो साथियों हरिवंश पुराण की रचना करी थी जिनसेन सूरी के द्वारा। तो साथियों तीसरी जानकारी हमारे लिए बनती है तीसरी जो रचना साथियों जो प्रमुख तौर पर जानी जाती है, तो साथियों वली प्रबंध की रचना भी वतसराज के काल में करी गई थी। अब साथियों देखिए वतसराज के बारे में हमने पूरी जानकारियां पूरी तरीके से साथियों डिस्कस करी है। अब साथियों बात करेंगे इसके काल में होने वाले एक त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में। साथियों एग्जाम में कई बार हजारों बार यह बन चुका है कि भाई त्रिकोणीय संघर्ष किन के द्वारा शुरू किया गया था और साथियों किन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो साथियों आपको एक बार तत्कालिक भारत का या फिर तत्कालिक हिंदुस्तान का आपको मैप देखना पड़ेगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो तात्कालिक साथियों परिस्थितियाँ थी उनका मैप मैंने बनाया है। तो साथियों ये हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर जालोर शाखा स्थापित है। साथियों इधर देखिए तो बात करते हैं दक्षिण भारत में साथियों पूरे क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का राज हुआ करता था। साथियों ये बंगाल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है साथियों कि भाई बंगाल क्षेत्र में धर्मपाल जो साथियों शासक था, पाल वंश का प्रमुख शासक, तो उसका तत्काल में राज हुआ करता था। अब साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो बीचले क्षेत्र की साथियों बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो साथियों यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर इंद्रायुध जो साथियों एक तरीके से इस वंश का शासक था, माफ कीजिएगा इंद्रायुध साथियों एक तरीके से शासक है और इसका राज यहाँ पर हुआ करता था। साथियों कहाँ पर की बात हो रही है, तो कन्नौज की बात हो रही है। साथियों अब बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो हमारे राजस्थान के जालोर क्षेत्र में साथियों शासक था वतसराज प्रथम। तो साथियों हमने यहाँ पर जानकारी वतसराज के बारे में ही ग्रहण कर रहे हैं, इनके बारे में ही ले रहे हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। अब साथियों बात करते हैं इस संघर्ष के बारे में। तो देखिए साथियों आपको पता है कि भाई कन्नौज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है साथियों, और साथियों इस क्षेत्र में कई सारी नदियां भी बहती है। तो साथियों यह नदियों के मध्य में रहने के कारण साथियों एक तरीके से यह दोआब का क्षेत्र कहलाता है। साथियों दोआब का क्षेत्र का मतलब एक तरीके से यहाँ की जो मृदा होती है साथियों बहुत ही उपजाऊ होती है, और साथियों यह एक तरीके से नदियों के मध्य में रहने वाला मैदानी भाग है। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए इसी चीज़ को पाने हेतु साथियों या फिर इस क्षेत्र को पाने के लिए साथियों ये तीन जो शासक हैं कन्नौज अपने माफ कीजिए जालोर बंगाल और साथियों ये राष्ट्रकूट शासक जो कि दक्षिण भारत में साथियों राज कर रहे थे। तो साथियों यह एक तरीके से लालायित रहते हैं इस क्षेत्र पर विजय पाने के लिए। तो साथियों देखिए अब क्या होगा, शुरुआत कौन करता है साथियों, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई दोआब क्षेत्र
यहाँ पर मैंने जानकारियाँ दी साथियों कि भाई दोआब क्षेत्र कन्नौज पर वत्सराज ने आक्रमण किया और विजय प्राप्त करी। साथियों मैंने पहले बता दिया है कि भाई किस कारण से यहाँ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं या फिर साथियों यह अपने किस कारण से इसे अपने अधीन करना चाहते हैं। तो साथियों देखिए वापस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर नदियों की भूमि है और साथियों मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की मृदा उपजाऊ है और साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यह दोआब का क्षेत्र होने के कारण इस पर विजय प्राप्त करने की साथियों इन तीनों जो शासक थे साथियों इनकी इच्छा रहती थी। अब साथियों बात करते हैं शुरुआत की थी कि साथियों इस एक तरीके से इस संघर्ष की शुरुआत कौन करता साथियों, तो इस संघर्ष की शुरुआत करता है वत्सराज प्रथम करता साथियों यह कौन है, तो साथियों जालोर शाखा का एक प्रमुख शासक है। तो साथियों इसके द्वारा इस एक तरीके से इस क्षेत्र पर राज करने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए साथियों आक्रमण करता है। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत होती है भाई आक्रमण की। तो साथियों आक्रमण कर दिया है वत्सराज के द्वारा, कहाँ पर किया है, तो कन्नौज पर किया है साथियों। अब आक्रमण के पश्चात में होता क्या है, तो देखिए कन्नौज पर यह आक्रमण करता है और साथियों कन्नौज पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब साथियों बात करते हैं कब विजय प्राप्त तो हो चुकी है, परंतु कन्नौज का शासक साथियों जो इंद्रायुध है यह क्या कर रहा है, तो साथियों यह क्या करता है, तो साथियों अब ये जाता है हमारे धर्मपाल के पास में। साथियों कि धर्मपाल के पास में जाता है और कहता है कि भाई आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि जालोर के शासक साथियों जो कि वत्सराज प्रथम है इसके द्वारा मेरे राज्य पर आक्रमण कर लिया है और साथियों वह मुझे लूट लेगा। साथियों उसने मुझे लूट लिया, एक तरीके से लूट ही लिया है। तो साथियों यह बात इंद्रायुध कहता है किससे, धर्मपाल से। अब देखिए धर्मपाल साथियों खुद भी इस क्षेत्र को पाने हेतु लालायित है। तो साथियों वह इसकी रक्षा का बहाना बनाकर वह सोचता है कि भाई हाँ आने वाले टाइम के अंतर्गत हो सकता है मैं भी इस राज्य पर अपने अधीन में ले सकता हूँ, यानी कि इसे खुश करके मैं अपने अधीन ले लूंगा। तो साथियों जानकारी यहाँ पर बनती है कि भाई धर्मपाल साथियों वापस से आक्रमण करता है। अब साथियों ये किस पर करेगा आक्रमण, तो साथियों ये करता है जालोर के शासक वत्सराज के ऊपर। अब साथियों देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर अगली लाइन में यह चीज़ लिखी है कि भाई कन्नौज का शासक, साथियों कन्नौज का शासक कौन है, तो इंद्रायुध। तो साथियों सहायता हेतु धर्मपाल के पास में गया तथा धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। अब साथियों देख सकते हैं कि भाई धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया और साथियों उसे पराजित कर दिया। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया है और साथियों एक तरीके से वत्सराज ने उसे पराजित कर दिया है। साथियों देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि भाई हाँ, अब देखिए साथियों आगे बात हो रही है भाई धर्मपाल अपने जालोर पर आक्रमण करता है। साथियों देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक में लिखा है कि भाई यहाँ पर लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है कि भाई जालोर शासक कन्नौज का शासक साथियों सहायता हेतु धर्मपाल के पास में गया तथा धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया। साथियों आक्रमण किया और खुद को पराजित होता है। साथियों देखिए आक्रमण किया और इस युद्ध में धर्मपाल पराजित होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से धर्मपाल की सेना रवाना होती है और कहाँ पहुँचती है, हमारे जालोर क्षेत्र में। अब साथियों जालोर क्षेत्र में पहुँचने के पश्चात में क्या करता है वत्सराज, साथियों वत्सराज अपनी भारी भरकम सेना के साथ में पहुँचता है युद्ध के मैदान में और साथियों वह एक तरीके से धर्मपाल को भी पराजित कर देता है। तो साथियों देख सकते हैं कि भाई कन्नौज को पराजित कर दिया है। अब बंगाल के शासक पाल जो साथियों एक तरीके से धर्मपाल के नाम से जाना जाता है साथियों, तो इसको भी पराजित कर दिया है। अब साथियों बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। तो साथियों राष्ट्रकूट भी इस क्षेत्र को पाने हेतु लालायित थे साथियों, परंतु राष्ट्रकूटों ने अभी तक कोई हलचल नहीं करी है। साथियों राष्ट्रकूट एक तरीके से उचित समय का इंतजार कर रहे थे। साथियों वो देख रहे थे कि भाई इन तीनों के मध्य में युद्ध होने दो और पश्चात साथियों हम जब इनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, यानी कि अपनी साथियों हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सेना की दृष्टि से कमजोर पड़ जाएंगे, तब मैं यहाँ पर आक्रमण करूंगा। तो साथियों अब आप देख सकते हैं कि भाई यह क्षेत्र किसके अधीन है, तो साथियों वर्तमान में यह क्षेत्र हो चुका है जालोर के शासक के अधीन, यानी कि साथियों इसने इस पर भी विजय प्राप्त कर ली है और इसने इस पर भी विजय प्राप्त कर ली है। तो साथियों यह क्षेत्र एक तरीके से करीब वत्सराज के अधीन आता है। साथियों अब बात होती है राष्ट्रकूट शासक की। तो साथियों ध्रुव प्रथम अब यह आक्रमण करेगा हमारे वत्सराज के ऊपर। तो साथियों यहाँ पर एक तरीके से राष्ट्रकूट शासक जब साथियों चारों तरफ से जब ये युद्ध होते हैं और युद्ध समाप्त हो जाते हैं, तो साथियों उसके पश्चात में लगभग आपको पता देखने को मिलता है कि भाई हर राज्य की शक्ति थोड़ी सी कमजोर पड़ चुकी है। तो साथियों ये एक तरीके से ध्रुव प्रथम वत्सराज प्रथम पर आक्रमण करता है। तो साथियों उसका परिणाम क्या निकलता है, तो देखिए हम जानते हैं अंततः सभी की शक्ति कमजोर होने के पश्चात में साथियों ध्रुव प्रथम ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु वत्सराज पर
आक्रमण किया। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इसने इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अपने वत्स राज पर आक्रमण कर दिया है। अब साथियों देख सकते हैं कि भाई अंततः इस संघर्ष में राष्ट्रकूटों की विजय होती है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इसका परिणाम क्या निकल कर आता है सामने। तो साथियों परिणाम निकल कर आता है कि भाई अब राष्ट्रकूटों की विजय इसमें प्राप्त होगी, क्योंकि साथियों एक तरीके से वत्सराज ने 2 क्षेत्रों के साथियों शासकों के साथ में युद्ध कर लिया है और इसकी सेना इतनी साथियों कमजोर हो चुकी है, इसके पास में संसाधनों की कमी है साथियों। इसको कुछ समय और चाहिए अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई ध्रुव प्रथम ने अपने जालोर के शासक साथियों वत्सराज पर आक्रमण किया और साथियों इस क्षेत्र में यानी कि इस पर विजय होती है ध्रुव प्रथम की। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई कन्नौज क्षेत्र पर साथियों अधिकार होता है अब हमारे ध्रुव प्रथम का साथियों, यानी कि कन्नौज क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों का शासन हो चुका है। तो साथियों प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए और आपने अगर इसे नोट नहीं किया है तो प्लीज साथियों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं हम साथियों आगे के अगले शासक के बारे में। तो साथियों हमारा अगला शासक बनता है नागभट्ट द्वितीय। तो साथियों अब आप इसे नोट कर लीजिए एक बार के लिए। अब नागभट्ट द्वितीय के बारे में साथियों वापस से जानकारियां हम लेंगे और साथियों उन्हीं के काल में भी फिर से हमारे को यही संघर्ष देखने को मिलता है। तो साथियों प्लीज इसे लाइक कीजिए, नोट कीजिए और देखते हैं आगे। तो साथियों आइए और आगे जानते हैं अब अगले जो त्रिकोणीय संघर्ष होता साथियों उसके बारे में। तो देखिए साथियों हमने अभी तक जाना था कि वत्सराज के काल के अंतर्गत जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है उसके अंतर्गत किसकी विजय होती है। तो साथियों हमने जाना था भाई जो राष्ट्रकूट शासक होता है साथियों इसकी विजय प्राप्ति होती है। साथियों वो शासक कौन था, तो वह ध्रुव प्रथम था, उसकी विजय होती है इस त्रिकोणीय संघर्ष के अंतर्गत। अब साथियों बात होती है अगले त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में। तो साथियों राष्ट्रकूट शासक जो कि एक तरीके से अपने संघर्ष में विजय प्राप्ति के पश्चात में साथियों कुछ समय के लिए यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करता है और साथियों तत्काल के अंतर्गत यानी कि जालोर क्षेत्र के अंतर्गत साथियों क्या हलचल हो रही थी जो अपने प्रतिहार वंश के अंतर्गत। तो साथियों वहां पर हलचल होती है यानी कि नागभट्ट द्वितीय के टाइम में। साथियों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई यह कौन है। तो साथियों यह एक तरीके से शासक है इस वंश का, एक तरीके से प्रतापी शासक आप कह सकते हैं। अब साथियों प्रतापी शासक होने के साथ में किसका गौरव रखता है साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई यह वत्सराज का उत्तराधिकारी हुआ था। साथियों यह एक तरीके से वत्सराज के पश्चात में शासक बनता है और आप कह सकते हैं कि भाई यह वत्सराज का उत्तराधिकारी शासक था। साथियों आगे डिटेल्स क्या बनती है इसके बारे में। तो साथियों बात करते हैं नागभट्ट के बारे में पहली चीजें। तो देखिए साथियों इसके द्वारा कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण करी गई थी। तो साथियों इसके द्वारा उपाधियां ग्रहण करी जाती है। साथियों पहली उपाधि है इसके बारे में यानी कि कर्ण। तो देख सकते हैं आप साथियों कह सकते हैं कि भाई इसे कर्ण कहा जाता था। साथियों किसका कर्ण, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इन्हें प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता था। अब देखिए बात करते हैं आगे की। साथियों इसे कर्ण किस प्रकार से कहा जा सकता है या फिर किस अनुसार इसे कर्ण की उपाधि होने की जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई इसे ग्वालियर अभिलेख के अनुसार साथियों आपको जानकारी मिलती है कि भाई इसे प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता था। साथियों बात करते हैं ग्वालियर अभिलेख की, तो हमने पहले भी कई बार इसे डिस्कस किया है और साथियों अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लीज़ साथियों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वहां पर ग्वालियर अभिलेख के बारे में जानकारियां पूरी मिल जाएगी। साथियों एक क्लास हमने एक स्पेशल क्लास लगाई थी इसके बारे में। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसे कर्ण की उपाधि प्राप्त थी और साथियों ये जानकारी मिलती है हमारे ग्वालियर अभिलेख के अनुसार। साथियों किसने लगवाया था, तो ये मिहिर बोध साथियों जो इसी वंश का शासक होगा, आगे जानकारी हम लेंगे उसके बारे में। तो साथियों मिहिर बोध के द्वारा यह लगवाया गया था अपने काल के अंतर्गत। तो साथियों इसमें लिखा है कि भाई एक तरीके से नागभट्ट द्वितीय को साथियों कर्ण की उपाधि प्राप्त थी। साथियों अगली उपाधि कौन सी मिलती है, तो परम भट्टारक, महाराज, धीराज और परमेश्वर। साथियों एक बड़ा शब्द है, तो इसकी उपाधि मिलती है हमारे नागभट्ट द्वितीय को। साथियों यह जानकारी हमारे वहां से मिलती है कि भाई ये उपाधि ग्रहण करी थी। तो साथियों यह मिली थी बाकुला अभिलेख के अनुसार। साथियों देखिए बाकुला अभिलेख कहां पर है। साथियों बाकुला अभिलेख हमारे जोधपुर क्षेत्र में लगा हुआ है और इसके अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वह नागभट्ट द्वितीय के द्वारा परम भट्टारक, महाराज धीराज और परमेश्वर की उपाधियां ग्रहण करी गई थी। साथियों एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे नोट कीजिए प्लीज। तो देखिए आगे बनते हैं जानकारी जो ग्रहण करते हैं। साथियों अब बात होती है आगे की। तो देखिए साथियों आपको जानकारी मिलती है कि भाई ये त्रिकोणात्मक संघर्ष इसके पहले वाले शासक के काल से भी चला आ रहा था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सालों से चले आ रहे त्रिकोणीय संघर्ष की अंत इसी के द्वारा करा था। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई सालों से चले आ रहे त्रिकोणीय संघर्ष का अंत नागभट्ट द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो साथियों जानकारी हमारे लिए क्या बनती है, तो आपको मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई नागभट्ट द्वितीय के द्वारा 816 ईस्वी में सालों से चले आ रहे त्रिकोणात्मक संघर्ष को समाप्त कर दिया गया। तो साथियों जानकारी हमें आगे डिस्कस कर लेंगे कि भाई किस प्रकार से इसने संघर्ष को समाप्त किया था। अब साथियों बात करते हैं कन्नौज पर विजय प्राप्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई त्रिकोणात्मक संघर्ष में इसकी विजय होती है। साथियों कन्नौज क्षेत्र हमारा ये वाला क्षेत्र है, यानी कि इसकी वापस से विजय होगी इस क्षेत्र में और यह अपनी राजधानी इसे बना लेगा। तो साथियों जानकारी आगे कवर करेंगे। अब देखिए साथियों चंद्रप्रभा सूरी के द्वारा लिखित प्रभावक चरित्र। साथियों लेखक कौन है, तो लेखक है चंद्रप्रभा सूरी। साथियों इनकी रचना कौन सी है, तो साथियों प्रभावक चरित्र के अनुसार
यानी कि प्रभावक चरित्र में साथियों इन्होंने वर्णन किया है कि भाई नागभट्ट ने गंगा में समाधि लेकर या साथियों फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। साथियों जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है, इसका रेफरेंस क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई चंद्रप्रभा सूरी द्वारा लिखित प्रभावक चरित्र से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथियों इसमें कहा गया है कि भाई एक तरीके से नागभट्ट के द्वारा गंगा नदी में समाधि लेकर या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने के पश्चात में साथियों इन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। अब साथियों आगे बात होती है कि नागभट्ट का पुत्र रामभद्र अल्पकाल के लिए यानी कि साथियों 3 वर्ष के लिए लगभग यहाँ का शासक बनता है। साथियों शासक का मतलब यानी कि उत्तराधिकारी इसका बनता है। तो हमें जानकारी मिलती है साथियों नागभट्ट का पुत्र कौन है, तो उसका पुत्र है रामभद्र। और साथियों रामभद्र के बारे में लिखा है मैंने कि भाई यह 3 साल तक के लिए एक तरीके से साथियों अल्पकाल के लिए इसका उत्तराधिकारी बनता है। अब साथियों आगे बात होती है कि भाई रामभद्र का पुत्र आएगा साथियों, तो वह साथियों इसकी हत्या करके एक तरीके से शासक बनेगा। साथियों अब बात करते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में। तो देखिए मैंने लिखा है त्रिकोणात्मक संघर्ष। साथियों मैंने तत्कालिक भारत का एक तरीके से यहाँ पर मैप तैयार किया है, तो प्लीज़ आप इसे देखिए कि भाई यहाँ पर राष्ट्रकूटों का शासन साथियों इस क्षेत्र में, तो आप कह सकते हैं कि भाई दक्षिण भारत में तत्काल में राष्ट्रकूटों का शासक था। साथियों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे प्रतिहारों का शासन है। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई चक्रायुक्त का शासन इस तरफ होता है। और इधर की बात करते हैं तो इधर ये बंगाल का क्षेत्र साथियों है और यहाँ पर पाल वंश का शासन चल रहा है। तो साथियों हमने पहले भी यही नक्शा बनाया था और यह भी नक्शा अभी यही काम आएगा। तो साथियों बस शासक चेंज हुआ है। साथियों कहाँ का शासक चेंज हुआ है, तो हमारा एक तो यहाँ का हुआ है और एक यहाँ का हुआ है। साथियों अब देखिए जानकारी मिलती है साथियों कि भाई अब देखिए सामने मैंने बताया था पिछली लाइनों में साथियों पहले शासक के बारे में डिस्कस करते हुए कि भाई यहाँ पर शासन हो चुका है, किसका हो चुका है, राष्ट्रकूटों का। यानी साथियों एक तरीके से राष्ट्रकूट शासक ने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली थी वत्सराज के ऊपर। साथियों अब देखिए यहाँ पर इसका शासन हो चुका है साथियों, परंतु कुछ समय पश्चात में इन्हें कुछ अपने राज्य में जाना पड़ता है किसी कारण के कारणवश। तो साथियों यह जो एक तरीके से राष्ट्रकूट शासक था साथियों यहाँ पर ध्रुव प्रथम, तो वह क्या करता साथियों, वह यहाँ की शासक चक्रायुक्त को एक तरीके से वापस से यहाँ का संरक्षक नियुक्त करके साथियों वह अपने राज्य में लौटता है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं कि भाई एक तरीके से यहाँ का शासक था जो तत्काल में साथियों ध्रुव प्रथम, इसे वापस से यहाँ का संरक्षक नियुक्त कर साथियों अपने अधीन साथियों इस क्षेत्र को लेते हुए यहाँ का संरक्षक अधीन कर नियुक्त कर अपने राज्य लौटता है। तो साथियों अपने जैसे ये राज्य ये लौटता है तो वहाँ पर साथियों नागभट्ट प्रथम को एक तरीके से मौका मिलता है और साथियों वह इस क्षेत्र को पाने के लिए सदैव से लालायित रहा था। इसके पूर्वज भी साथियों लालायित रहे थे। तो साथियों वह इस पर आक्रमण करता है। तो देख सकते हैं साथियों कि वह चक्रायुक्त पर आक्रमण करता है नागभट्ट प्रथम। साथियों इस पर आक्रमण होता है और इसे विजय प्राप्त कर लेता है। साथियों अब देखिए अब ये कहाँ जाएगा, यानी चक्रायुक्त सहायता किससे मांगेगा, तो साथियों ये दक्षिण भारत में तो जा नहीं सकता क्योंकि साथियों दक्षिण भारत बहुत ज़्यादा दूर था। तो साथियों ये अपने पड़ोसी राज्य बंगाल क्षेत्र के शासक के पास जाता है और पाल को कहता है यानी कि धर्मपाल को कहता है साथियों आप मुझे रक्षा कीजिए क्योंकि मेरे पर आक्रमण कर दिया है जालौर के शासक नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। तो साथियों अब धर्मपाल आएगा वापस से और साथियों इस पर विजय प्राप्ति करेगा। तो देखिए मैंने आपको लिखा है कि भाई धर्मपाल भी आएगा नागभट्ट के पास में युद्ध करने हेतु। तो साथियों नागभट्ट पर विजय प्राप्ति के लिए धर्मपाल आता है। तो साथियों इस युद्ध के अंतर्गत वापस से नागभट्ट साथियों अब की बार क्या होगा कि भाई इसे भी पराजित कर देगा। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई नागभट्ट ने कन्नौज पर विजय प्राप्ति हेतु चक्रायुद्ध और धर्मपाल से क्रमशः युद्ध किया। तो साथियों इसने इन दोनों से क्रमशः युद्ध किया और दोनों को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो साथियों जानकारियां मिलती है कि भाई इसने इन दोनों शासकों को पराजित किया है और अपनी राजधानी बनाया है कन्नौज को। साथियों अब बात होती है राष्ट्रकूटों की। तो साथियों राष्ट्रकूट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण यहाँ पर वापस से रुक नहीं करते हैं। तो साथियों जानकारियाँ इस प्रकार से कवर होती है इस वंश के बारे में। अब साथियों अगली क्लास में हम जानकारी लेंगे रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज से। साथियों वापस से जानकारियाँ स्टार्ट करेंगे क्योंकि साथियों रामभद्र का पुत्र होता है मिहिर भोज जो साथियों अपने पिता की हत्या करने के पश्चात में साथियों गद्दी पर बैठता है। तो साथियों वो जानकारी हम आगे की क्लास में कवर करेंगे और मेरी साथियों आशा है कि आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी आपको। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। साथियों अगली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।